चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि कल तक जो हम लोग डिस्कस किए थे एनसीएफ और एनईपी को लेकर के, तो दो लाइन्स का बोलते रहे। जितनी भी आपकी एनईपी आई है, चाहे एनईपी 1 आई हो, चाहे एनईपी 2 आई हो, चाहे लास्ट एनईपी हमारे पास 3 है, ठीक है। इसको ध्यान ये रखना है कि एनईपी के आने के बाद एनसीएफ का काम शुरू हो जाता है। एनईपी एग्जैक्टली एक प्रोसेस है कि क्या पढ़ाना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक भाग है जो पूरे हर स्टेट पर वैलिड होगा। लेकिन उसमें जैसे बिहार ने बीसीएफ बनाया 2008 में, तो बीसीएफ 2008 की ज़रूरत क्या थी अगर वो बनाया गया, तो उसकी सीधी सी बात ये थी कि हर एक पब्लिक या जनता या हम या आप या कोई जगह क्या होता है, एक लोकल इश्यू होता है जिसका असर उसको भोगना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता होगा, तो उसके हिसाब से कुछ प्रिकॉशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आता होगा, तो उसके हिसाब से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये आपके या बाढ़ या भूकंप का एजुकेशन से क्या लेना देना, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक माइंड में एक मैसेज समझाने के लिए कि क्या अंतर हो जाता है किसी एक जगह पर की स्थिति को देखते हुए। यही स्थिति थी कि जैसे बिहार के अंदर आप देखिए इंग्लिश इज नॉट कंपलसरी स्टिल, आज भी अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है बिहार बोर्ड से जो भी एजुकेशन ले रहे हैं। क्या सीबीएसई बोर्ड में नहीं है कंपलसरी है। तो ये जो फर्क है, चूंकि सीबीएसई क्या है पूरे इंडिया के लिए, तो उसमें आपका मणिपुर भी आता है, वहाँ तो अंग्रेजी बोलते हैं, फुल्ली अंग्रेजी बोलते हैं, कोई डाउट एक जरा नहीं है, हिंदी बोल ही नहीं पाएंगे वो। तो हमको सबका केयरिंग करना है, ठीक है ना। और वैसे भी सीबीएसई में जाने वाले बच्चे वो कुछ अलग टाइप के होते हैं रिस्पेक्टिव बिहार बोर्ड से, तो एक कुछ ना कुछ स्तर में फर्क होता है। यही स्तर क्या है कि जैसे बीसीएफ बनाएगी, तो बीसीएफ ऐसा नहीं कि बस बीसीएफ बिहार ने बना दिया और बाकी अदर जितने स्टेट है वो पीछे रह गए। हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाई होगी। हमको सवाल या तो बीसीएफ से ही पूछा जाता है बिकॉज हम बिहारी हैं, हमारा सवाल बीसीएफ से जुड़ा हुआ ज्यादा होता है अगर बिहार लेवल की कोई भी एग्जाम्स आती है एजुकेशन से जुड़ा हुआ। अगर वही एग्जाम बिहार लेवल पर ना होकर के इंडिया लेवल पर कोई एग्जाम होता है तो वहां पर भी सवाल इससे पूछ सकता है। चूंकि हम बिहार से कोऑर्डिनेट करते हैं, बिहार गणराज्य का एक राज्य तो जरूर है, तो सवाल आ सकता है वहां से, इश्यू नहीं है। लेकिन एनसीएफ से सवाल सबको पूछेगा, बिहारी को भी पूछेगा और नॉन बिहारी को भी पूछेगा, मतलब ऑल इंडियन जो भी है सबसे सवाल पूछा जाए। इसीलिए पहले क्या हुआ कि जब एनईपी आई तो एनईपी किसी एक राज्य के लिए तो नहीं आई, वो गणराज्य के लिए आई। राज्य तो अलग अलग है ना, लेकिन गणराज्य क्या पूरा भारत है। तो गणराज्य के लिए जब कोई पूरे भारत देश के लिए कोई नीति आई तो सबसे पहली नीति कब आई थी, एनईपी फर्स्ट के नाम से आई। एनईपी पहला वही था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कही गई, और उस वक्त में क्या थी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके रीजन में आई थी। और ये टाइम कब का था, 1968 का। तो उसके बाद एक टास्क मिला किसको कि इस चीज को एप्लीकेट करना है, और ये काम किसने संभाला, एनसीएफ को दिया गया। तो एनसीएफ ने पहली बार जब अपना रोल मॉडल पेश किया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई, पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार किया उसने। उस रूपरेखा में यह था कि इसको कितने दिन में करना है, इसको कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी, एनसीईआरटी को क्या काम सौंपा जाएगा, टीचर के जिम्मे क्या काम होगा, है ना। बहुत तरह की जो मॉनिटरिंग वर्क होती है उसको अलग अलग डिवीजन कर दिया, ये काम उसको मिल गया। तो उसने इस काम को किया पहली बार, फर्स्ट टाइम जब किया उसने, तो ये जब एनईपी 1968 में आई थी तो उसने अपने हिसाब से इसको एनईपी के 1968 के फेवर में जाकर के इसको एनसीएफ को लागू कब किया, 1975 में दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई, राजीव गांधी के टाइम में आई। तो जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी के टाइम में आई थी वो 1986 का टाइम था। तो फिर एक क्या था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनने की जरूरत आ गई, वो बना 1988 में। लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, किसमें हुआ, एनईपी सेकेंड में, जो राजीव गांधी के टाइम में आई थी 1986 में, उसमें संशोधन किया गया। तो संशोधन होने की वजह से क्या हुआ कि फिर से एनसीएफ को भी एक नया टास्क मिल गया, उसने उसको 2000 में दोबारा पूरा किया, एनसीएफ 2000 उसने दिया। उसके बाद क्या है, फिर कुछ अमेंडमेंट में या कुछ तो हल्का फुल्का बदलाव हुआ होगा या उसको अप्लाई करने में दिक्कतें आई होंगी, जिसकी वजह से उसमें फिर से एक बड़ा बदलाव करना पड़ा, और तब जाके एनसीएफ ने एक और अपना वर्जन दिया, एनसीएफ 2005। ठीक है, यहाँ तक अभी तक का जो सवाल हमसे पूछा जाता था वो था एनसीएफ 2005 के बाद बिहार ने अपने स्तर पर देखा कि लोकल इश्यूज को ये पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो वहां पे उसने उसका आधार अपने लोकल इश्यूज को देखते हुए या जो लोकल समस्या है उसको देखते हुए तब्दीली किया, बदलाव किया, है ना। एसेट्स वही रह जाए, एसेंस वही रह जाए, लेकिन बातें बिहारियों के फेवर में हो जाए, वो तब्दीली किया। वो तब्दीली करने के बाद बिहार ने क्या बनाया, बीसीएफ 2008। फिलहाल हम उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं, उसके बाद वो चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है,
अभी जब एनईपी 2020 आई नरेंद्र मोदी जी के टाइम में, ये तीसरी अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 34 साल के बाद ये पॉलिसी आई। ये सारे सवाल तो पूछे ही जाते हैं और ये बहुत सारे सवाल हैं, जब एनईपी पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर एनसीएफ को टास्क मिला और एनसीएफ ने चूंकि बनी 2020 में, लागू हुआ 2022 में। ये पॉलिसी एनईपी लागू कब हुआ? 2022 में। तो 22 के बाद 22 में ही एनसीएफ के नया काम करके दे रहा है। कितना टाइम मिला है? टाइम मिला ही नहीं कुछ। हालांकि इसका जो पर्पस है, इस पॉलिसी को जो बनाया गया है एनईपी 2020 को, उसको मिनिमम 2020 से 2030 में लागू करना है। मिनिमम, मैक्सिमम के लिए टाइम दिया गया 2020 से 2035 तक, यानी 10 से 15 साल में लागू होगा। तो एक बार ही कोई चीज तो लागू नहीं हो जाएगी। इसका मतलब इतनी बड़ी पॉलिसी बनी है, इतना सारा पॉइंट है उसके अंदर। उसके लिए बहुत स्टेजेस, जैसे बीएड खत्म करना है उसमें जो प्रेजेंट बीएड चल रहा है और जो प्रेजेंट डीएलएड चल रहा है, दोनों को खत्म कर देना है। तो आज खत्म कर दिया जाएगा तो जितने लोग एडमिशन लिए उनका क्या होगा? एडमिशन जो लिए मान लीजिए कि चलो इसको पास करा दे, छोड़ दे, फिर उस कॉलेजेस का क्या होगा? उस कॉलेज में टीचर उनका क्या होगा? उस कॉलेज की बिल्डिंग को कॉलेज के मालिक क्या करेंगे? छोड़ देंगे, दान कर देंगे, उसका कोई रास्ता निकलेगा। उनको मौका दिया जाए कि आप 4 साल वाले बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप अपने कॉलेज को तैयार कीजिए। अगर संभवतः उनके पास हुआ, किसी को बिल्डिंग स्ट्रक्चर में दिक्कत आ जाएगी, जैसे हमारे कॉलेज में क्या बिल्डिंग स्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं होगी। फखरुद्दीन के पास भी है, बीएड का जो कॉलेज है उनका लंबा चौड़ा बिल्डिंग है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत ऐसे कॉलेज हैं जिनको बिल्डिंग में ही फर्क पड़ जाएगा। जैसे ओरिएंटल है, बिल्डिंग कम है उसके पास, बहुत छोटी है। जैसे आप चले इसमें मिथिला जो बीएड कॉलेज है, उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफी कम है, तो ये लोग तो वहीं पे पीछे हो जाएंगे। सिर्फ बिल्डिंग ही मामला नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, टीचर्स की फैकल्टीज, आप जब पूरा फॉर्मेट है उसमें, तो उसमें बाद में जाएंगे जब जाएंगे तो उसको खत्म करना है, इस बीएड को और इस डीएलएड को और उस 4 साल वाले बीएड को या बीएससी एड को, जिसको इंटीग्रेटेड बीएड कहते हैं, उसको लागू करना है। तो इस दोनों के बीच में जितनी सारी कमियां हैं उसको कॉलेज दूर कर ले, उसके लिए टाइम दिया जाएगा। अब ये तो नहीं कि चलो हटा वरना गिरा देंगे सीधे बुलडोजर से, ये यहाँ नहीं हो सकता। ये ठीक है, सफाई करने के लिए अभियान होगा तो वहां पर चलेगा, लेकिन शिक्षा नीति में इस तरह की जबरदस्ती नहीं चल सकती है। उसको एक रास्ते पे लाके काम किया जाएगा कि इन सबको काम सौंपा जाएगा। प्लस जितने भी जो हमारे जैसे सीएम साइंस कॉलेज है, सीएम आर्ट्स कॉलेज है, इन कॉलेजेस में ऐसे बहुत सारे 55 कॉलेजेस का नाम ऐसे भी है यहाँ पर। इन सारे कॉलेजेस में भी इंटीग्रेटेड बीएड की पढ़ाई होगी। तो अब उसके लिए क्या होगा, वहां पे जो पेडागोजी के टीचर है उनका प्लेसमेंट होना चाहिए। प्लस उनके पास वो स्ट्रक्चर है जो हम लोग कॉलेजेस में, तो इनको ये पूरा करना पड़ेगा। अब ये पूरा जो प्रोसेस होगा इसमें टाइम लगेगा, उस टाइम को पूरा करने के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा समय लगेगा उस तरह से क्या होगा, इसको बदलाव होगा या चेंजमेंट होगा या बदलाव किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, किस स्तर पर होगा, कैसे करेंगे, वो बात है ना। इसीलिए क्या हुआ कि इसने फिलहाल एक काम किया, एफएस वाले हिस्से पे काम किया, जिसको हमने कल भी चर्चा किया था। 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है जो एनईपी 2020 को मिला है, उसका पहला स्टेज, सबसे जूनियर स्टेज, जो सबसे निचला पायदान है, वो यही है, 5 है। इस 5 में एक तो उसमें वो कल हम एक चीज जोड़े थे जो लगभग किसी भी यूट्यूबर्स का चेकआउट किया है। इवन यूट्यूबर को तो छोड़ दिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, और वो भी अलग अलग तरह रखने वालों को भी देखा। जैसे हम सुधीर चौधरी का उसका मतलब ठीक है, एक्सप्लेनिंग स्किल बहुत बढ़िया है, बट मेन मुद्दे वाली बातें बहुत कम आती है और उसको एक अपने हिसाब से लॉजिकल वे में ले जाते हैं। सामने वाला जो सेंसिबल नहीं है वो कंफ्यूज एकदम हो जाएगा, उसी को मान के चला जाएगा। वहीं पे उसका ठीक है, लोग कहते हैं घोर विरोधी रविश कुमार, उसके विरोध में या एक दूसरे को अपोजिट मानते हैं। बट रविश कुमार के भी इंटरव्यू देखा, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की नीयत ठीक नहीं थी कि इंटरव्यू ठीक कराया जाए या नहीं कराया जाए, या इसमें जो पैनल पे लोगों को बुलाए वो गलत हो, सब सही था। लेकिन पता नहीं, फिर भी जितना मेरे पास अपना अवेयरनेस था उस चीज के बारे में, जब उसको कंपैरिजन में देखा मिला के, तो हमको लगा ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए था। वो ना रविश कुमार ने पूछा, न उन्होंने पूछा, न इस बीच के बहुत सारे नाम है उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन बहुत सवाल पूछने के बावजूद भी और 2 ही तर्क मिला। कोई तो एनईपी 2020 को एकदम बर्बाद बता रहा है, खत्म है, बर्बाद कर दिया, ऐसे कुछ बोलने वाले लोग हैं। कुछ कह रहे हैं एनईपी 2020 आ गया तो भारत बदल जाएगा। अब एक सीधे स्वर्णिम कार में ले जा रहा है, एक सीधे उसको गर्त में डाल दे रहा है कि चलो ये डूब ही गया। ऐसा कोई भी पॉलिसी के साथ नहीं हो सकता है। पॉलिसी होती है, उसको बनाने वाले 10 लोग होते हैं, एक टीम होता है। टीम वर्क में जब भी होंगे तो स्कॉलर्स बैठेंगे। क्या लगता है इतने सारे स्कॉलर मिलकर किसी देश को डुबा देंगे? इतने सारे स्कॉलर मिलकर सिर्फ उड़ा देंगे आसमान में? ऐसा भी नहीं। प्रयास तो सब वही करता है कि ऊपर ले जाए, लेकिन लागू कितना हो पाएगा इस बात पर डिपेंड करता है।
लेकिन जैसे उसमें एक दो पॉइंट हमको लगा, नॉर्मली जहां भी डिस्कशन होता है, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, पहला अंतर ये बताएगा कि 5+3+3+4 का मतलब 15 साल होता है, और अभी तक की पुरानी पॉलिसी 12 साल पे डिपेंड थी, 12 साल को इंडिकेट करती थी। जबकि हम कल आप लोगों के बीच चर्चा किया कि 15 साल 12 साल ठीक है, अगर डायरेक्ट स्कूल से मिला रहता तो ठीक है, 15 साल 12 साल दिखेगा ऐसा, लेकिन फिर वो आंगनबाड़ी कोई लेन देन सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो आंगनबाड़ी भी तो सरकार ही चला रही है ना, तो वहां भी जो बच्चे को खाना पाना या खाना पीना दिया जाता है, या जो भी चीज उसको चाहे खाना खिला दिया जाता हो, अंडा दिया जाता हो, सोयाबीन दिया जाता हो, चावल दिया जाता हो, दाल दिया जाता हो, एक प्लानिंग के तहत है, वो सरकार की बनाई हुई स्कीम है, उसके तहत चल रहा है। उसके लिए बड़े पद पे बहाली होती है, CDPO की बहाली होती है, क्या नहीं होता है, सब कुछ है, उसका पूरा सेटअप बना हुआ है उसका। अब ये कहेगा कि फॉल्ट है मेरे बगल वाली आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसा होता है किसी और क्या, वो मुद्दा नहीं है, वो तो लागू करने की बात है और आपके विल पावर की बात है कि आपको मिला, आप पूरा पैसा खा के बैठ गए, किसी दूसरे को मिला एक एक पाई का काम करा दिया, तो उसको हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। वो पर्सनली किसी इंसान से किसी दूसरे इंसान से वेरी करेगा, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो हर जगह करप्शन है, थोड़ा मोड़ा या ज्यादा जो भी होगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा या ज्यादा के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, जो कर रहा है वो समझेगा। लेकिन रूल या एज ए पॉलिसी की बात करें तो आंगनबाड़ी का जो 3 साल है, अगर उसको हम जोड़ देते हैं प्लस 10+2 को जोड़ देते हैं तो फिर से वो 15 साल में चला जाता है। तो मेन मुद्दा ये लगता है कि इसको भी जोड़ना चाहिए था कि कैसे 12 साल है, कैसे 15 साल हुआ, वो भी तो 15 साल है। ये कहिए कि 2 अलग कैंपस में हो रहा है, आंगनबाड़ी का एक अलग ही केंद्र है, उसको स्कूल से कोई लेना देना है ही नहीं, कौन प्रिंसिपल है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मॉनिटरिंग स्किल में कोई नहीं, उसका अपना ही रूल चलेगा अपने स्थान तक। उसके बाद जब बच्चा वहां से निकलेगा 3 से 6 साल के बाद, है ना, तो उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा, छठे से एडमिशन लेगा, छठे से लेके कहाँ तक 12 तो 18 तो ऐसे भी पूरा हो गया। तो कुल मिला के देखते हैं तो 15 साल पे डिपेंड दोनों चीजें हैं, दोनों पॉलिसी, लेकिन वो 2 अलग अलग बिंदुओं पर है, 2 अलग अलग जगहों पर आधारित है। एक आंगनबाड़ी होगा और उसके बाद वो क्या होगा, स्कूल में चला जाएगा। अभी वाले कंसेप्ट में जैसे केवी वगैरह चलता है, केवी तो डायरेक्ट गवर्नमेंट का है, बीच वाले प्राइवेट में हम स्कूल चलाते हैं, आप चलाते हैं, वो उसमें एक अलग सी बात है। लेकिन जहां तक रूल्स की बात है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है केवी में, वो तो 100% गवर्नमेंट के बताए गए निर्देश को फॉलो करके चल रहा है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मान के चलेंगे। केवी में जहां तक होता है वहां पे क्या था, अभी के पहले तक NEP 2020 के पहले तक जो था 6 साल से ही एडमिशन शुरू था। अभी भी वो जो बाल बाड़ी केंद्र बनाया गया है उसमें आंगनबाड़ी वाला जो टाइमिंग है 3 से 6 साल, वो बाल बाड़ी केंद्र को दे दिया गया है और इकट्ठे एक जगह कर दिया गया। तो ये एक चीज हुआ। दूसरा एक बड़ा चीज NEP में देखने को मिला, जिसकी बात हम लोग किया था। NEP में क्या है कि NEP में ये कहा गया कि आज के डेट में ISC, IA और ICOM हम लोग पढ़ते हुए आए हैं एक सिस्टम से कि 10th पास होता है, कोई ISC में चला गया इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, कोई ICOM में चला गया इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, और कोई IA में चला गया इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। 3 जगह डिवीजन हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या है, आपको एक मैथ पढ़ना हो, एक हिस्ट्री पढ़ना हो, एक कॉमर्स पढ़ना हो, तीनों पढ़ लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे रोक नहीं है, तो कहा जा रहा है स्ट्रीम हटा दिया। आप अगर इसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, बिहार बोर्ड का जो या हमारे जो कॉलेजेस आसपास के उनको हटा दे 2 मिनट के लिए, या रेस्ट ऑफ ऑल कॉलेजेस, हम बात ही नहीं कर रहे उनकी, सीधे तौर पर डिस्टेंस एजुकेशन में जाइए। आज से पहले भी NIOS के अंदर भी, प्लस बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग के अंदर भी, और भी जितने अदर होंगे ओपन स्कूल वहां भी हो गए। हम बिहार में बात करें, 2 बड़ा नाम आ सकता है, एक BBOS का जो ओपन से स्कूलिंग कराता है, बैठे बैठे एग्जाम दिए सिर्फ जाकर के, स्कूलिंग क्लासेस का कोई चक्कर नहीं, तो वहां भी ये सिस्टम है। प्लस NIOS के अंदर भी है। अगर एक बच्चे को लगता है कि मैथ इससे नहीं संभलेगा तो मैथ नहीं लेना। कौन बोला है मैथ लेने के लिए? क्या आएगा, इतना सारा सब्जेक्ट है, ढेर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देयर, ढेर ऑप्शन है, उसमें से कोई 5 चुन लिया। जैसे एक ड्राइंग चुन लिया, वो 100 नंबर का, एक वो म्यूजिक ले ले 100 नंबर का, वो कुछ भी 5 पेपर लेकर के मैट्रिक कर ले, वो पास हो जाएगा। अपने इंटरेस्ट का ले ले, क्या फर्क पड़ता है। अब आप कहेगा अगर वो ले लेगा तो क्या आगे ISC करेगा? कैसे कर लेगा? जो आदमी ISC नहीं को BSc करता है, नहीं करता है। जो ICOM नहीं को BCom करता है, नहीं करता है। तो सिमिलरली जब आप ICOM नहीं किया तो BCom नहीं कर सकते थे, ISC नहीं किया तो BSc नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, आप 10th में मैट्रिक में मैथ रखा ही नहीं था तो ISC कैसे ले लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। और जिस बच्चों को मैट्रिक में इंटरेस्ट नहीं रहा होगा मैथ से, क्या अचानक इंटर में इंटरेस्ट आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? उसको जब 10th का मैथ नहीं संभाल रहा था, इंटर का संभाल लेगा? कभी नहीं संभालेगा। तो वो जो सब्जेक्ट संभाला है उसी में आगे बढ़े ना, उसके लिए ऑप्शन है। तो ये लेकिन कहाँ पर है? डिस्टेंस एजुकेशन में है, ये डिस्टेंस में, रेगुलर में नहीं था, ठीक है। इसी वजह से हुआ क्या, अभी ये हुआ कि अब जो ये NEP 2020 आया है, इसको आप देखेंगे तो हमको लगता है कि इग्नो के सिस्टम को देख लीजिए, आपका बहुत हद तक क्लियरिफिकेशन हो जाएगा।
इग्नो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटीज में से एक है जो 72 देशों में है, और एक देश में कहाँ पर, एक जगह नहीं है, सुदूर देहात तक फैली हुई है। कोई एंगल से किसी को नहीं छोड़ा है ना। पोस्टल एजुकेशन सिस्टम है, बाय पोस्ट किताब भेज दिया, एग्जाम आप आके सेंटर में दे दीजिए, बात खत्म। आप साल भर कहाँ रहते, 3 साल कहाँ रहते, कोई मतलब है नहीं है। तो वैसे में इन सभी संस्थानों के अंदर क्या है, शुरू से ये चीज है कि जैसे आप अगर इग्नो से बीएससी कर रहे हैं, 96 क्रेडिट आपको टोटल कंप्लीट करना है, और उसमें 48 क्रेडिट आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे मैथ है या साइंस है, कोई भी। अगर आप 48 क्रेडिट मैथ का पूरा नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आपका बीएससी तो होगा लेकिन जनरल हो जाएगा, एक भी कम हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, अगर कोई बच्चा बार बार मेहनत करने का नहीं निकाल पाया बीएससी, तो वो क्या करता है बाद में क्या करता है, वो बीएससी का वो लास्ट का जो सब्जेक्ट जो पास नहीं हो पा रहा है उसको चेंज कर लेगा और कोई दूसरा कोर्स ले लेगा। वो उसको टीओसी का नाम दिया है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। यही नाम इग्नो में भी है, यही नाम एनआईओएस में भी है, यही नाम बीबोस में भी है। बीबोस में भी है कि अगर सपोज दैट कोई आदमी यहाँ से फेल कर गया, नहीं पास कर पा रहा है, तो 3 पेपर का एग्जाम वो अलग से दे, बाकी 2 पेपर का जो नंबर यहाँ वो चढ़ जाएगा, बच्चा पास, उस नए बोर्ड से पास हो जाएगा। ये टीओसी के सिस्टम में है। तो वहां पर ये सिस्टम शुरू से था कि बच्चे को पास करने पे पहला फोकस करना है, बच्चा पास कर जाए बस हो गया, बाकी सोचा आगे क्या करना। फेल नहीं होना चाहिए, फेल होने के नाते कोई गड़बड़ी करता है, वो सुसाइड कर ले रहा है, ऐसी चीजें हो तो वो ना करे, ठीक है। इसके लिए सिस्टम बनाया गया था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो वहां तो शुरू से भी है कि जो पेपर नहीं संभल रहा है दूसरा पेपर बदल लो भाई, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ भी था कि आप इंटर जब करते हैं, आप एक सब्जेक्ट में आप जैसे मान ली मैथ लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, ठीक है। अब मैथ नहीं संभल रहा है, मैथ हटा दो, हिस्ट्री लेना है, ले लो हिस्ट्री, वहां पहले से ही था। अब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस में था लेकिन रेगुलर में नहीं था। तो डिस्टेंस की वो चीज रेगुलर में आ गई। तो एनईपी को हम सीधे, ये चर्चा भी किसी भी चैनल पर नहीं देखा कि चर्चा में ये कभी आया हो कि भाई ये तो ऑलरेडी पहले से था, डिस्टेंस एजुकेशन में था। तो अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें बस वहां से उठा के सेटअप यहाँ डाल दिया है। ये कि ये रेगुलर में नहीं था बट रेगुलर में भी डाल दिया, ये कहा जा सकता है, ये सवाल ही नहीं उठा कहीं पर। ये हुआ कि हाँ अब क्या है, एक नया मेथड है, बच्चा जो चाहे दिल से पढ़े, जैसे चाहे वैसे पढ़े, नई साइंस पढ़ना है छोड़ दे, चाहिए मैथ पढ़ने चाहिए। तो इस तरह का एक डिस्कशन आया। ऐसे में उन लोगों की बात अलग है, हम लोग जब चर्चा करेंगे। एक और चीज है, ये कहा गया कि क्रेडिट सिस्टम लागू हो गया एनईपी को लेकर के, ठीक है। ये सब कुछ मेन बिंदु बोल रहे हैं, इसलिए बोल दे रहे हैं आपको हम कि आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हो सकता है मेरी बात से बहुत ज्यादा आपको लगे कि सही नहीं है, तो इसके लिए आपके पास एक दिन का टाइम रहेगा। आप जाके 2, 4, 5, 10 यूट्यूबर जितने भी है सबको खंगाल लीजिए, या फिर पुराने जो लाइव स्ट्रीम मीडिया है उनके चैनल से खंगाल लीजिए, वो क्या डिस्कशन किए हैं। उसके बाद तो आपको लगेगा इसमें कितना फैक्ट है, कितना जुड़ा हुआ है, कितना फॉल्स है। दैट आफ्टर आप क्या करेंगे, डिस्कशन जब करेंगे तो एक हेल्दी डिस्कशन होगा। जब हम एनईपी पढ़ाएंगे तो हर बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। इसलिए कि हम जब कॉलेज में चर्चा करते हैं तो वहाँ भी मैम लोग कहते हैं अरे नहीं सर ऐसा कहाँ ऐसा कहाँ, तो हम क्या बोल आप एक बार देख लीजिए फिर चर्चा कर लेते, दिक्कत क्या है। हो सकता है हम ही गलत हो, मेरे कंसेप्ट को आप रीयूज कर दीजिएगा, ठीक है। जो बोल रहे हैं अभी आपको कि बहुत सारे कि जो चेंज हुआ है एनईपी में वो कितना बड़ा बदलाव है, ऐसी चीजें जो जिंदगी में कभी नहीं थी। वही हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जो डिस्टेंस एजुकेशन की थी, उसको उठा करके यहाँ लाया गया है, ठीक है। वही बताया आपको, जैसे टीओसी के बारे में बताया, या जैसे बताया कि अब आईएससी करने वाला एक साइंस की जगह हिस्ट्री रख लिया हो, तो कैसे रख लिया, पहले नहीं था अब रख सकता है। तो पहले भी रख सकते थे आप, पहले भी ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वो थोड़ा बदलाव आया है उसमें कि अब रेगुलर डिस्टेंस दोनों के फर्क को मिटा दिया गया। मतलब आईए का एक लाइन है, आईएससी का एक लाइन है, आईकॉम का एक लाइन। मान लीजिए कोई कॉलेज आईएससी कराता है सिर्फ, जैसे सीएम साइंस है, सीएम आर्ट्स है, कॉमर्स और आर्ट्स दोनों कराता है। लेकिन कोई ऐसा कॉलेज भी था जैसे मिल्लत कॉलेज में साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों है, तो वहां के सिलेबस में आपको एक ही आपको मिलेगा, वो क्या नाम है प्रोस्पेक्टस। उसमें आईए वाला अलग होगा, आईकॉम वाला अलग होगा, आईएससी वाला अलग है। तो उसमें क्या क्या तीनों में से जिसमें से जो ऑप्शन लेना ले लीजिए, 5 सब्जेक्ट निकालिए, खत्म बात, इतना ही कर जाएगा। वो लाइन जो बीच में बॉर्डर थी उसको हटा जाएगा, सिंपल लॉजिक ये कर रही है। आगे चलते हैं आप इसमें, वो हम जिस दिन चर्चा करेंगे उस टॉपिक पर आएंगे, इसलिए बोले ताकि आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर, ताकि जब अगले दिन डिस्कस करेंगे तो आसान लगेगा। फिर क्रेडिट सिस्टम की बात आती है। जितने भी डीएलएड वाले बच्चे हैं, जितने भी वाले बच्चे हैं, लगभग सब बच्चों से सवाल पूछ के देखा, तो अब इनको सबसे पहला पेज है किसी भी सिलेबस का, तो पहले तो चर्चा इसी पर होनी चाहिए। हर टीचर को चाहिए कि वो अपने कोर्स से रिगार्डिंग जो क्रेडिट उसको समझा दे। नहीं समझाते हैं ना, बच्चा पूछने जाता है, नॉर्मली यही चीज है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इवन अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि कितना इफेक्टिव है क्रेडिट सिस्टम, तो एक एग्जांपल दें, कंक्रीट एग्जांपल है
डिनाई करने के पहले इसमें आपको पॉइंट खोज के लाना होगा, तभी डिनाई कर सकते हैं। जैसे स्मृति ईरानी 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, फॉर्मेशन हुई, तो उनको बनाया गया था क्या, एजुकेशन मिनिस्टर, याद है, अच्छा से याद होगा। एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद, ठीक है, 14-15 तक जो कोर्स चला है बीएड का, वो 1 ही साल वाला था, जिसमें हम लोग भी उसके पहले वाले में हैं। उसके बाद 15 के बाद से जो हो गया 2 साल का बीएड हो गया है। और जब से 2 साल का बीएड हुआ है एलएनएमयू के अंदर भी और अदर जगह भी, तो सभी जगह क्रेडिट सिस्टम लागू हो गया है। अब देखिएगा एलएनएमयू का भी सिलेबस 2015 से है, 2 साल का है और क्रेडिट सिस्टम के साथ लागू है। लेकिन बावजूद इसके क्या ऐसा है कि अगर एक बच्चा यहाँ सिर्फ 1 साल का बीएड किया हो या 1 साल का डीएड, अब फिर अगले साल उसको किसी वजह से दिल्ली जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, कोलकाता जाना पड़े, अदर स्टेट जाना पड़े, तो क्या वो वहां जाके अपना बीएड कंप्लीट कर सकता है? क्रेडिट सिस्टम का मतलब ही ये था कि आपका साल बर्बाद नहीं होगा। उसके लिए तो क्यों नहीं कर सकता है? फिर करने देना चाहिए। नहीं इसलिए कर सकता है कि जो आप ईपीसी 3 यहाँ पर हैं, ईपीसी 3 आपका क्या है, आईसीटी इन एजुकेशन। आप देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर या एक और कोई यूनिवर्सिटी वहां का देखा था, ईपीसी 3 में आता है वो रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, यानी जो जिसको हम ईपीसी 1 में पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज तो यही है कि आप सारे कोर्स को मर्ज कीजिए, जो सिलेबस यहाँ हो वही सिलेबस हर जगह हो, ताकि बच्चा अगर यहाँ एक चीज छोड़ के गया तो आगे उसे कंटिन्यू पार्ट मिलेगा, वहां ज्वाइन हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई एक काम हम यहाँ किया, ठीक है, या मान के चलिए कोई एक सपोज जो सेम हो गया, उसमें मान लीजिए कोई एक चीज आप कोई मूवी देख रहे थे यहाँ आपकी टीवी में, ठीक है, और आपकी टीवी में देख रहे थे और इंटरवल तक देखा हो फिर छूट गया हो, आपको किसी वजह से छोड़ देना पड़ा। 4 दिन के बाद आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में फिर वही मूवी चल रही है और इंटरवल के बाद क्या चालू होगा, क्या आप अलग मूवी देख पाएंगे? क्या एक ही चीज देखेंगे? जगह तो बदल गई, टीवी भी बदल गई, प्लेस भी बदल गया, टाइमिंग बदल गया, लेकिन जगह क्या होगी, चीज तो एक ही देखा। ये कब होगा आपके इसमें ये कौन सा एग्जाम्पल आ गया? एग्जाम्पल का अर्थ ये है कि सेम चीज रहेगा ना तभी कंटिन्यू किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि हर जगह सिलेबस एक होगा, मार्किंग सिस्टम एक होगा, प्रैक्टिकल का नंबर कितना है वो सेम होगा, थ्योरी का नंबर कितना है वो सेम होगा, सारी चीजें एक होगी, तभी यहाँ वाले को वहां स्विच कर सकते हैं। वो चीज हुआ ही नहीं है तो क्रेडिट सिस्टम लागू कैसे हो जाएगा? और जब ये 15 में ही 2 साल का हो गया था, तो ये पॉलिसी तो 2020 में आई है एनईपी, और लागू 2022 में हुआ है। इसके 5 साल पहले से वो क्रेडिट सिस्टम था। बीएड का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और चीज का एग्जाम्पल भले नहीं लें, लेकिन बीएड में तो है, आप भी हैं, हम भी, हम जान रहे हैं। तो इस चीज को जो लागू कर दिया गया था, इसको तो होना चाहिए था, अब तक ये भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब तक आप किसी चीज को लागू नहीं करेंगे ना, उस रूल के बनने में कोई फायदा नहीं होगा। तो एनसीएफ की बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि लागू कराओ। बन तो गया है पॉलिसी, बट मस्ट हैव टू बी अप्लाइड इट, इसको लागू करना है। तो यही बड़ा चीज है, इसलिए देखेंगे तो पूरी तरह से एनसीएफ जिम्मेदार होती है इसी वजह से। तो एनसीएफ में जो एफएस स्ट्रक्चर हो गया, फाउंडेशन स्टेट लेवल पे या फाउंडेशन लेवल पर जो बात हो गई 5 में, इसमें यही कहा गया है कि ये कौन से मेथड को फॉलो करें। तो इसके लिए हुआ कि किंडरगार्टन मेथड जो था उस मेथड को फॉलो कर ले, जिसमें बच्चे को ऑब्जर्वेशन पे फोकस करने की पूरी बात कही गई थी। ठीक है, अब हम इसको पूरा कंटिन्यू लिखा देते हैं। इसमें क्या, तो थोड़ा लिख लीजिएगा हिंदी में इनके बारे में। किसके बारे में? फ्रोबल के बारे में। कौन थे फ्रोबल? किंडरगार्टन मेथड क्या था उसके बारे में। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो हम लिखते हैं, लिखिएगा कि एनसीएफ एफएस 2022, ये हेडिंग जो है लिखा हुआ एनसीएफ एफएस 2022, एनसीएफ एफएस 2022 हेडिंग हो गया। अब इसके नीचे लिखिएगा एनईपी 2020, एनईपी 2020 2022 में लागू हुई, 2022 में लागू हुई, बीच में कॉमा दे दीजिएगा। एनईपी 2020 2022 में लागू हुई। उसके बाद एनसीएफ का नया टास्क इसको लागू करने का था। लिख लिए, लागू करने का था, जिसके लिए
NEP 2020 जो कि NEP 2020 जो कि 5+3+3+4 के पैटर्न पर आधारित है। 5+3+3+4 के पैटर्न पर आधारित है। 5+3+3+4 के पैटर्न पर आधारित है। इसका पहला हिस्सा 5, इसका पहला हिस्सा 5, इसका पहला हिस्सा 5। इसमें फाउंडेशन स्टेज की बात की गई है। फाउंडेशन स्टेज की बात की गई है। फाउंडेशन स्टेज की बात की गई है। इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF ने 2022 में इस शिक्षा नीति का सबसे पहला भाग और उसके क्रियान्वयन के लिए, पहला भाग और उसके क्रियान्वयन यानी लागू कैसे, पहला भाग और उसके क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन उसको लागू करना, एक्टिविटी के साथ लागू करना, क्रियान्वयन के लिए ये हो गया है ना, करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वो खेल विधि पर आधारित है, नहीं बल्कि शिक्षा देना है और विधि खेल विधि होगी, है ना। अब ये तो इतना सी बात हो गई, मोटी मोटी बात। इसके पीछे जिस थ्योरी या सिद्धांत, इसके पीछे जिस थ्योरी या सिद्धांत है उसका नाम है किंडरगार्टनर मेथड। उसका नाम है किंडरगार्टनर मेथड। लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, किंडरगार्टन विधि ये क्या है इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं, नाम लिख लीजिए, चलते हैं इसके बारे में लिखेंगे हम। इस विधि का मूल सिद्धांत कहता है, इस विधि का, किस विधि का जो नाम लिखे हुए हैं देख रहे हैं, इस विधि का मूल सिद्धांत कहता है कि खेल विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए। खेल विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ये तो हो गया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और यही आपका ये जो ये बोल रहा है ना NEP 2020 का जो सबसे निचला स्टेज है, पायदान है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। और KVS सब कोई जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूलिंग सिस्टम है। तो KVS का जो अभी जो जोड़ा गया है, इसका नाम है बाल बारी केंद्र, बाल बारी। तो बाल बारी जो अवस्था है ये क्लास 1 के नीचे है, क्लास 1 के नीचे
की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में। किसके बारे में? ये शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। तो कैसी शिक्षा व्यवस्था, कौन सी शिक्षा व्यवस्था? एनईपी 2020 जो बताइए केवीएस में बाल-बाड़ी। अब ये केवीएस में ही है, ये तो पूरे नेशन के लिए है ना, तो पूरे नेशन में केवीएस ही चलता है क्या? नहीं, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जस्ट टू प्रोड्यूस, जस्ट टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द सिस्टम दैट जस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। जो भारत सरकार जो नियम बनाती है उसको सबसे पहले कोई लागू करते हैं वो केवीएस उसका नाम है, पूरी तरह से जो लागू करते हैं कह सकते हैं। तो इसने केवीएस ने बाल-बाड़ी के जरिए से शिक्षा व्यवस्था को, क्लास 1 के नीचे की शिक्षा व्यवस्था को जो है उसके बारे में ये बात बताई जा रही है। तो इसका मतलब उसके नीचे की व्यवस्था क्या है? अप टू 6 ईयर्स। ये अप टू 6 ईयर्स बोला, 6 साल से शुरू नहीं है, लास्ट है 6 साल पे, और बिगिंस फ्रॉम विथ 3 to 6, 3 साल से शुरू और 6 साल तक हो। तो ये जो किंडरगार्टन मेथड हो गया। चलिए तो अब लिखे हैं, क्या लिखा है अभी लास्ट सेंटेंस क्या लिखा था कि नहीं, वो तो मतलब लिखा है जो है कि मूल सिद्धांत क्या है? खेल विधि पर आधारित है, लिखा है। आगे लिखिएगा, खेल विधि पर आधारित है, लिख लिया है। आगे चलते हैं। आत्म अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत या सब क्रियाओं का सिद्धांत, सब क्रियाओं का सिद्धांत, सब क्रियाओं का सिद्धांत, अनेकता में एकता का सिद्धांत। हर जगह कॉमा दे दीजिएगा बीच में जहां सिद्धांत खत्म हो रहा है। तो वही बोले कि इसमें क्या है? आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत हो गया, या फिर सब अभिक्रिया का सिद्धांत है, सब क्रिया का सिद्धांत है, या फिर अनेकता में एकता का सिद्धांत है। ठीक है ना, ये सब बच्चे के लिए बोला जा रहा है। और स्वयं मतलब लिखिए समाज और व्यक्ति की, लिखिएगा समाज और व्यक्ति, समाज और व्यक्ति की एकता का सिद्धांत, समाज और व्यक्ति की एकता का सिद्धांत पर आधारित, पर आधारित व्यक्ति की, क्या व्यक्ति की? व्यक्ति की एकता का सिद्धांत पर आधारित ये सिद्धांत है, जिसके संस्थापक फ्रोबेल हैं, जिसके संस्थापक फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल है, लिख लिया। किंडरगार्टन मेथड के जो संस्थापक है वो कौन है? फ्रोबेल है। ठीक है, इसमें क्या क्या नाम दिया गया है? सब क्रिया का मतलब है बच्चा खुद से करने लगे, वो आप एक्टिविटी करवाइए, एक नाम। दूसरा दिया गया है क्या नाम? जिसमें बोला गया है कि मतलब बच्चा ये आत्म अभिव्यक्ति करे, मतलब उसके मन से कोई चीज निकले, आपको निकलवाना नहीं पड़े, बच्चा इतना इंटरेस्टेड हो जाए उस चीज में कि वो कर ले। मतलब इन अदर वर्ड मतलब एक्टिविटी, बच्चा कब इतना खुश हो जाएगा कि अपने आप पढ़ने लगे, अपने आप करने लगे। कुछ तो ऐसा होगा, आप खेल खेलने पढ़ा रहे हैं तभी उसका इंटरेस्ट आ रहा है, मार के डंडे के बलबूते ये नहीं हो सकता है संभव। तो इस मेथड के संस्थापक जो है वो कौन है? फ्रोबेल है। ठीक है, क्या हुआ? फ्रोबेल है। ठीक है, और ये संस्थापक है, उसके लिखिएगा इस अभिनव शिक्षा, इस अभिनव शिक्षा। अभिनव शिक्षा कहने का मतलब अभी से मतलब तात्कालिक से जोड़े, अभी से। नव का मतलब नयापन से, कि शिक्षा के अंदर एक नवाचार है, एक नयापन है, एक नया उद्देश्य दिखता है, एक नया ऑब्जेक्टिविटी दिखती है, या नई सोच दिख रही है। शिक्षा ही हम दिया जा रहा है, शिक्षा ही बच्चों को दे रहे हैं आप, लेकिन क्या हो रहा है, उसको देने की प्रक्रिया इतनी नहीं है कि बच्चा इंटरेस्टेड हो करके उसको लेना चाह रहा है। इवन आप देखेंगे इन क्लासेस में जा करके, तो जितना बच्चा इंटरेस्टेड है टीचर उससे कम इंटरेस्टेड नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ बच्चा ही इंटरेस्टेड नहीं है, टीचर ही बिना थके हारे आराम से एकदम, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, रॉयल्टी के साथ जॉब है,
बच्चों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, क्यों नहीं खुश रहेगा, आराम से खुश रहेगा, इजीली रहेगा। तो दोनों को जब मन से कोई काम करेगा तो उसमें तो कुछ असर होगा ही अलग ना, नॉर्मल एजुकेशन से हट के होगा ही वो। तो वही बोला जा रहा है कि ये क्या है, इस अभिनव शिक्षा, क्या लिखे थे इसके बाद, कुछ लिखे भी थे नहीं। इस अभिनव शिक्षा योजना में उन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए खेल विधि का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया है। उन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए खेल विधि का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह विधि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह विधि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें बालकों की देखिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, पूरी तरह से लिख लिया ये चीज। अब इसमें क्या है, इसमें बालकों की अभिरुचि बनी रहती है, जिससे कि बालकों की अभिरुचि क्या हुआ, उसकी सोच लगी रहती है, जिससे कि वो सक्रिय रहते हुए किसी कार्य को भली भांति कर पाते हैं, सक्रिय रहते हुए, एक्टिव रहते हुए। जब 1840 ईस्वी में पर्वतों पर घूमते हुए और आसपास जंगलों और हरियाली के बीच की सुंदरता को आसपास के जंगलों की हरियाली और उसकी सुंदरता को देखते हुए फ्रोबेल को एक नएपन का एहसास हुआ। फ्रोबेल को एक नएपन का एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि निरीक्षण के द्वारा जब कोई कार्य किया जाए तो ज्यादा प्रभावी होगा। इसको लिख लिया ये चीज। इस तरह से उन्होंने किंडरगार्टन मेथड या विधि के द्वारा पठन पाठन की प्रक्रिया को विद्यालय के परिसर में लागू करने पर जोर दिया। गार्डन की क्या चीज?
किंडरगार्टन विधि के द्वारा पठन। क्या लिखा है सब बताइए। किंडरगार्टन विधि के द्वारा पठन पाठन की प्रक्रिया को विद्यालय के परिसर में लागू करने पर बल दिया। लागू करने पर बल दिया और आज उसे ही इसका आधार माना गया है। आज उसे ही इसका आधार माना गया है। इस नियम के कई मुख्य बिंदु हैं। इस नियम के कई मुख्य बिंदु हैं। कई मुख्य बिंदु हैं। जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक सवाल ने लिखिए, 1 2 3 4 करके लिखिएगा। इसी में से किसी एक नाम को, नीचे वाले नाम को बोल देगा, ऊपर वाला नाम पूछ लेगा। कुछ नाम तो लिखा है वो है, कुछ अलग विधि है वो पूछता है। उल्टा पुल्टा मर्ज कर देगा, इधर से उधर, उधर से इधर, दाएं बाएं मूव करेगा। जैसे नंबर 1 में लिखा है, खेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करना। खेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करना। खेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करना। लिख लिया। अनेकता में एकता के सिद्धांत को लागू कराना। अनेकता में एकता के सिद्धांत को लागू कराना। अनेकता में एकता का सेंस क्या हुआ? मतलब सब मिल करके रहे, यूनाइट रहे, एक साथ। अब कैसे मिल कर रहेगा भाई? तो एक प्रोजेक्ट दे देंगे जिसमें कुछ काम आप कीजिए, कुछ काम वो करेगा। होता है बच्चे लेवल पे। अब कोई गेम खेलेगा तो, अब कबड्डी खेलेगा तो उसमें उतने बच्चे होंगे तभी ना कबड्डी होगी। अकेला कैसे खेल लेगा? ठीक है। या मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट दे देंगे जिसमें ये और ये और ये 3 आदमी हैं, तीनों मिलकर अफोर्ड करें, तीनों मिलकर खर्च करें, तीनों मिलकर इसको अप्लाई करें, तो तीनों को तो मिलना ही पड़ेगा ना, आपस में कोऑर्डिनेशन तो आएगा ही। तो ये अनेकता में एकता पर बल देता है कि अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो कोई काम ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, प्रभावी ढंग से होगा। ये बचपने में इनपुट करना है, बच्चे के माइंड तक सेटअप करना है ये चीज़। फिर इसका लिखिएगा, समाज और व्यक्ति के बीच, समाज और व्यक्ति की एकता के सिद्धांत पर आधारित है। समाज और व्यक्ति के बीच की एकता पर आधारित है। फिर लिखिएगा, हो गया ये। प्राकृतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है, यानी नेचुरल। हम लोग नेचुरली इसीलिए बने हुए हैं कि हम लोग एक साथ रहेंगे। ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है। आप देख लीजिए ना, पेड़ों को क्या दिया है। ईवीएस जब पढ़िएगा तो ईवीएस में सारी चीज़ें हैं। पेड़ पौधा क्या हमको दे रहा है? ऑक्सीजन। हम क्या उसको दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस बना कि नहीं बना? तो प्लस उसने जो श्रृंखला पढ़ेंगे हम, 2 चरणों वाली श्रृंखला, 3 चरणों वाली श्रृंखला, 4 चरणों वाली श्रृंखला। घास को कीट खाए, कीट को मेढक खाए, मेढक को सांप खाए, सांप को, पूरा इकोसिस्टम है आपस में। ये बताता है कि हमको मिल करके रहना चाहिए। तो प्रकृति का नियम यही है। तो बच्चे में क्या होता है, मेल मिलाप की शिक्षा यहाँ से ऑटोमेटिक आती है। उसको कोई बुक में नहीं पढ़ा सकते हैं जाकर के। बुक में कहेंगे अच्छा काम करो, बुरे से दूर रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, उससे नहीं समझेगा जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे। बच्चे में जो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, फिर पढ़े ना पढ़े उससे बहुत फर्क उसको पढ़ने वाला नहीं है कि नहीं? वो अपना उसको फॉलोअप करता रहेगा। तो प्राकृतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। लिख लिया ये चीज़। कितना पॉइंट हुआ ये? चौथा पॉइंट हुआ। और भी तो 1 2 लिखाए थे पहले। खेल की विधि है इस तरह से, खेल की विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करना, अनेकता में एकता के सिद्धांत को लागू करना, समाज और व्यक्ति के बीच एकता पर आधारित है, प्राकृतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित। चलिए आगे लिखिए पैरा चेंज करके। ऐसा माना गया है कि शिक्षा से ही जीवन शिक्षा से ही जीवन का वो अनुभव मिलता है, शिक्षा से ही जीवन का वो अनुभव मिलता है जो प्रकृति ने हमें दिया है।
जो प्रकृति ने हमें दिया है। इस योजना को नियोजन करने के लिए, नियोजन क्या होता है? लागू कर देना एक जगह लाके, ठीक है ना। तो इस योजना को नियोजन करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, 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 जिससे खेलों का नियोजन इस प्रकार से किया जाए, खेलों का नियोजन इस प्रकार से किया जाए कि बच्चे वास्तविक रूप में क्या लिखा है? खेलों का नियोजन इस प्रकार से किया जाए। कैसे नियोजन करें खेलों का? जिससे कि बच्चे वास्तविक रूप से प्रकृति द्वारा वांछित उद्देश्यों को, प्रकृति द्वारा नेचुरल वांछित उद्देश्य, जो वांछित क्या होता है? एक वांछित एक अवांछित है। वांछित डिजायर्ड होता है, जो हम चाहते हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं? एग्जाम हो तो आप पास करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो एक बच्चा पास करना चाहता है, एग्जाम का भी मकसद यही पास कर जाए। अगर बच्चा उसको पास कर गया तो अच्छी बात है, फिर हो गया। तो जो प्रकृति ने नियम दिया है, प्रकृति ने बनाया, उसके वांछित जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो वो चाहती है हमसे, वो बच्चा जान ले। वहां से खेल की विधि के जरिए से वो उसको जानने के प्रयास करेगा। इस पर किंडरगार्टन मेथड जो वो फोकस ज्यादा करता है ना। क्या लिखा है लास्ट पॉइंट इसका? वांछित उद्देश्यों होगा ना, वांछित उद्देश्यों को पा सके, है ना, जो कि खेलों द्वारा ही संभव है, जो कि खेलों द्वारा ही संभव है, खेलों द्वारा ही संभव है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, अगला पॉइंट लिखिएगा, बच्चों की अच्छी परवरिश का तरीका, बच्चों की अच्छी परवरिश का तरीका बताया जा सके। अच्छी परवरिश का तरीका बताया जा सके। बताया जा सके, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, किंडरगार्टन ने, चेंज कीजिएगा पैराग्राफ, इसका लिखिएगा, किंडरगार्टन ने इन खेलों का चयन किया था, जिससे इन खेलों का चयन किया था जिससे कि, इन खेलों का चयन किया था जिससे कि डैश दे दीजिएगा। किंडरगार्टन ने इन खेलों का चयन किया था, खेलों का नाम नहीं देना यहाँ पर, कुछ ऐसे खेल जिससे क्या हासिल किया जाएगा, उस खेल का मकसद क्या होगा, ठीक है। खेल तो मान लीजिए ताश खेलना भी खेल है ना, नहीं है खेल, फाइटिंग करना भी खेल ही है। तो एक होगा फाइटिंग लड़ने के लिए कर रहे हैं, किसी को मारने के लिए कर रहे हैं, बच्चा नॉर्मली वही करेगा। एक होता है आप बड़े आदमी हो गए हैं, आप सब कुछ समझ चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको एक स्कोप लेके चल रहे हैं, और आप मान लीजिए कराटा सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। बच्चा जो किया वो कराटा मैन बनने के लिए नहीं किया था, वो तो लड़ेगा ही, जो फिल्मों को देख करके करता है, गोली चला देगा, ये करेगा वो करेगा पटाख खेल में। लेकिन एक बड़ा आदमी जब करता है तो वो उसको संयोगवश नहीं लेगा, वो उसको ऑब्जेक्टिव लेके चलेगा, कैरियर लेके चलेगा, एथलीट बनेगा, तीरंदाज बनेगा, है कि नहीं। तो उसका स्कोप होगा, वो चैंपियन बनेगा, वो क्रिकेटर बनेगा, एक मकसद है। आज सबको आज एजुकेशन के किसी न किसी एंगल से जोड़ा गया है। नहीं तो आपके बीएड में ईपीसीटी क्यों दिया गया है? ड्रामा इन एजुकेशन, ड्रामा का काम एजुकेशन में क्या है? पहले तो नहीं था, पहले के एजुकेशन में नहीं था, बट आपके एजुकेशन में है। दोनों है इसमें, ड्रामा इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन ड्रामा। पहले माना जाता था स्टार्टिंग के टाइम, काफी पहले, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। एक लाइन का एग्जाम्पल से दे रहे हैं कि पुराने टाइम में बॉलीवुड या हॉलीवुड या ऐसी जगह पे कहीं भी कोई अगर आया है, नाम छिपा के आते थे वो,
उनको लगता था कैसे कोई जान लेगा अनैतिक काम हम कर रहे हैं, लगता चोरी कर रहा था वो। आज किसी को एक मामूली सा ऐड मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का, तो सबको जाके पूरे व्हाट्सएप पर पता नहीं कौन कौन दुनिया में छा देगा कि देखो हमको मिला है, इतना पैसा मिला, ये काम करें। करे कि नहीं करे? आज तो आप बुराई नहीं समझ रहे इसका मतलब, अब तो एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं। लेकिन तब क्या वजह थी? तो उस टाइम लोग इसको चीप मान रहे थे, लेकिन मेंटालिटी चेंज हुई लोगों की, मानसिकता बदली है लोगों की, सोच बदल गई है लोगों की। जो कल नहीं कर रहे थे वो आज कर रहे हैं। पर डेस बग के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है, वो लिखती है अपने इसमें, और कि जब वो 3 टाइम्स इंडिया आई तो 2 टाइम्स जब वो इंडिया आए तो उनको लेडीज नहीं दिखी पूरे भारत में। ऐसा रहा होगा भारत में लेडी नहीं रही होगी। उनका कहना था इतनी विचार से भरी पड़ी थी कि घर से बाहर ही नहीं निकल सकती थी। लेकिन जब सेकेंड टाइम में आए तो उनको कुछ लेडीज दिखी, लेकिन वो गोईठा ठोकती गाँवों के आसपास ऐसी बड़ा इस तरह से पर्दे के अंदर रखी। जब 3rd टाइम इंडिया आए तो उन्होंने लिखा कि नहीं, स्थिति बदल चुकी है, पॉलिटिक्स में पार्ट ले रही हैं, ये तब्दीली हुई, ये बदलाव हुआ। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसके पीछे। तो बहरहाल उन्होंने क्या कहा, किसकी बात कर रहे हैं? किंडरगार्टन मेथड की बात कर रहे हैं कि उस मेथड में फ्रॉबेल ने क्या बताया? फ्रॉबेल ने बताया कि ऐसे खेलों का चयन किया जिससे क्या हो कि, क्या लिखा था, ये पॉइंट क्या था आपका? किंडरगार्टन ने इन खेलों का चयन किया जिससे कि अब नंबर 1 नंबर 2 करके लिखे इसके नीचे। नंबर 1 रचनात्मक एवं मनोरंजक, रचनात्मक एवं मनोरंजन। रचनात्मक एवं मनोरंजन। खेल रचनात्मक एवं मनोरंजन खेल में पूरी तरह से विलीन हो जाए, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाए, कह सकते हैं। इसके अंतर्गत झूले, इसके अंतर्गत झूले, झूला नहीं होता बच्चा झूला झूलता है। झूला में क्या है, आप कहाँ झूलते हैं? आप कुछ बनाया है, बस आप हवा में झूला रहे हैं, बच्चों को फ्रेश एयर मिल रही है। तो फ्रेश एयर मिलना खराब बात है क्या? फ्रेश एयर लेने के लोग कहाँ कहाँ जाता है? पेड़ के छांव में बैठता है, कहाँ कहाँ, और चला जाता है घूमने के लिए पार्क में और इधर उधर बहुत जगह। तो बच्चा कहाँ जाए घूमने के लिए? वो भी चला जाए पार्क में, जाने दीजिएगा, जाएगा को उठा के ले जाएगा। दिक्कत ये है, तो उसको हम ताज़ी हवा कैसे खिलाते हैं? झूला झूल, बच्चा झूला झूल लेता है। तो झूला झूलना उसके अंदर रखा गया है। दौड़ना भागना उसके अंदर लिखिए कॉमा दे करके, झूला झूलना, ठीक है, झूला हो गया, इसके अंतर्गत झूले हैं, कॉमा दौड़ना भागना। दौड़ना भागना क्या होता है? बच्चा छुआ छुआ खेलता देखा होगा, हम लोग क्या तो छुआ छुआ कहलाता है, ठीक है, पकड़ा पकड़ी भी लोग बोलते हैं उसको, और भी बहुत सारे नाम से अलग अलग जगह पे बोला जा सकता होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, दौड़ने में क्या होता है, आपका एक्सरसाइज हो जाता है एक तरह का। और एक्सरसाइज तो लोग करते भी हैं, बड़े होकर के भी करते हैं, जब पुलिस वाली तैयारी करते तब भी करते हैं लोग। तो वो बचपन से उसको हैबिट होती है, मतलब नेचुरलिज्म में जाने लगता है। तो दौड़ना भागना, उसके बाद कॉमा दीजिए भ्रमण करना। भ्रमण करना क्या होता है? घूमना इधर उधर आदि रखे गए हैं, जिससे कि इन खेलों के द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है। इन खेलों के द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है और रचनात्मक कौशल भी मिलता है। रचनात्मक कौशल भी होता है। रचनात्मक कौशल भी होता है, ठीक है। ये तो एक हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में, इसमें कोई डाउट है? दौड़ना भागना झूला झूलना ये सारी चीज़ें जो हैं और एक्सरसाइज का पार्ट है, ये सब बच्चों को नेचुरल गेम की तरफ नेचुरल वे में ले जाता है और बच्चे का मन भी लग गया, खेल भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, बच्चा भी खुश है, तो है ना, अच्छी बात है। दूसरा क्या है? कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए। कल्पना शक्ति क्या होती है? जो आज नहीं है वो हम सोच सकें आने वाले टाइम में क्या होगा, वो क्वालिटीज डेवलप करें जो आने वाले समय में हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो उसको देख करके कुछ अपने में नयापन लाए, अपने में बदलाव लाए। ठीक है। कल्पना शक्ति का विकास करने वाले खेल, कल्पना शक्ति का विकास करने वाले खेल। डैश देकर के लिखेंगे इसी के अंदर, यहीं पर डैश देंगे, खेल के बाद लिखेंगे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, बालकों के कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए उन्हें विभिन्न आकार मतलब साइज, छोटे साइज का, बड़े साइज का और बड़े साइज का, इससे बच्चे को साइज का आइडिया होगा, है ना। प्याजे में ये चीज बच्चा साइज के बारे में समझ पाता है। तो क्या लिखा है? विभिन्न आकार के खिलौने, ये लिखा है ना। पापा कल्पना शक्ति के विकास करने के लिए, कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, कल्पना शक्ति के विकास करने के लिए उन्हें विभिन्न आकार के खिलौनों और विभिन्न आकृतियों का निर्माण करने के लिए, विभिन्न आकृतियों, एक आकार हुआ, एक आकृति अलग हो गई, स्ट्रक्चर, बनावट कैसा कैसा है। अब डायनासोर की जो बनावट है, रेल की बनावट वैसी तो नहीं है, मगर रेल भी लंबी है और डायनासोर भी लंबा है, नहीं है, दोनों लंबा जीव है। तो बच्चों को अगर आकार का पता है तो क्या है, आकार में दोनों बड़ा है, बोल देगा। डायनासोर भी बड़ा है, ट्रेन भी बड़ी है, ये तो बोल देगा वो। लेकिन क्या, नहीं, दोनों की आकृति अलग है, ट्रेन सीधा सीधा है और ये डायनासोर अलग टाइप का है। फर्क करेगा वो, उसको आकृति की समझ आएगी, आकार की समझ आएगी, ये समझ उसके अंदर आएगी, है ना। तो क्या लिखा है? विभिन्न आकृति के आकार के लिए, आकृतियों का आकार के बोले ना, आकार, आकृतियों के आकार के लिए खेलों के माध्यम से शिक्षा दीक्षा दी जाती है और प्रेरणा दी जाती है। शिक्षा दीक्षा का मतलब क्या हुआ? शिक्षा तो सिर्फ पढ़ा दिया, दीक्षा उसका एप्लीकेशन दिखाते हैं। जैसे आप बोलते हैं आप अच्छे हैं, तो अच्छे हैं तो आपका अच्छापन कैसे दिखेगा? शिष्टाचार से दिखेगा, वो भी। इसी तरीके से इन खिलौनों का उपहार के रूप में प्रयोग, उसी में लिखेंगे, इन खिलौनों का उपहार के रूप में प्रयोग करने से, जो खिलौने की बात किया है अभी, खिलौना आप उठ पटांग चीज ला, बच्चे लोग को खिलौना बहुत तरह का देते हैं लोग, गन दे देते हैं, मांडी पीटने वाला चीज ला के देते, तीर धनुष ला के देते, ये सब चीज ठीक नहीं है बच्चे के लिए। मानसिकता पे फर्क पड़ता है। खिलौना तो बनाएगी कंपनियां, बनाए करेगी, बच्चा है खरीदेगा ही, जिद करेगा ही। आप अगर एक बार वो जिद पूरी कर लिया है तो बच्चा दोबारा और भी वैसे ही जिद करेगा। अगर एक बार उसकी इस जिद को खिलौना देना है ना, खिलौना दिया, हम नहीं दे रहे हैं सुन नहीं, मगर जरूरी है कि भाई खिलौना जो मांग रहा है उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा खिलौना नहीं दे सकते हैं उसको, जो उसकी आकृति की समझ बढ़ाएगा, जो उसके आकार की समझ बढ़ाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम दूसरा खिलौना उसको देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है ना। अब तीर दे देंगे, आँखें मार देगा, आँख फोड़ देगा, जाइए इलाज कराइए बैठ के। तो ज़रूरी नहीं कि उसकी हर बात को हम मान ही लेंगे, हाँ बात मानेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। अभी हम जिस थ्योरी को पढ़ के आए हैं, किसको पढ़े थे अभी? एरिक एरिक्सन को, ठीक है। वहाँ पे विश्वास की बात हो रही थी, सक्सेसफुल बनने तक, 65 के बाद तक। उसको हम सीधे नकार कैसे दें? उसके पहले प्याजे की बात किया है, तो प्याजे क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव, लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा सोचता है, सोचने का मौका दो, तोड़ेगा फोड़ेगा लेकिन सीखेगा। तो मौका तो देना ही चाहिए ना, लेकिन क्या दे रहे हैं? तीर धनुष ही होगा, गन ही होगा, और खिलौने नहीं होंगे। बहुत सारे खिलौने, ढेर हैं, खिलौनों की गिनती का नाम नहीं याद होगा इतना है। तो कुछ भी उनको दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का दायित्व क्या होगा कि बच्चा उसको समझ सके, ठीक से उसका प्रयोग करे और उसका कुछ बुरा प्रभाव नहीं हो। नेचुरल खिलौने से अगर बिना खिलौने के खेलता है तो नेचुरल हो गया वो, और खिलौना जब दे रहे हैं तो उसमें आकृति की समझ हो, उसमें आकार की समझ हो, ये उसके समझ में आना चाहिए। ठीक है, बताया था कि बच्चे को जिस टाइप का खिलौना देते हैं उसका मानसिकता वैसे बनता है, एकदम वैसा ही बनेगा, सीधी सी बात है। जो वो चीज देख रहा है उसका उसके अंदर असर होगा ही। तो क्या लिखा था? उपहार लिखा था कुछ अभी ना, खिलौनों के उपहार के प्रयोग, खिलौनों को उपहार के रूप में बोला था या प्रयोग में? उपहार के रूप में, उपहार के रूप में देने से
आपस में लेन देन की भावना जगती है। बच्चों में ये भी भावना आएगी ना कि हमको किसी को देना भी चाहिए, बखील नहीं रहना चाहिए। हमको कोई देगा भी तो मेरा साथी है तो उससे ले भी लेना चाहिए। तो अब लेन देन की जो प्रक्रिया, मतलब सामाजिकता जो आती है ना, जिसकी बात सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो वाइगोस्की है। सामाजिकता पे, वो सोशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि और भी लोग इस पे बल देते हैं, प्याजे भी देते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा बल कौन देते हैं? वाइगोस्की। ये सामाजिकता बहुत बड़ी चीज़, सामाजिकता आनी चाहिए। तो सामाजिकता का विकास यहाँ से होता है, ठीक है। लिख लिया इसको, क्या लिखा है? अब लिखिएगा, चरित्र निर्माण करने वाले, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा होगा ना। चरित्र निर्माण करने वाले अनेक प्रकार के अक्षरों, अंकों और चित्रों को बनाकर, अक्षरों, अंकों और चित्रों को बनाकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब इसके बाद लिखिएगा, इन सभी प्रयोगों के आधार पर या इन सभी बिंदुओं के आधार पर फ्रोबेल का ऐसा मानना है, फ्रोबेल का ऐसा मानना है कि खेल विधि में शिक्षण सामग्री, मतलब विधि खेल की हुई, मगर आप क्या कह रहे हैं? शिक्षण सामग्री बोल रहे हैं, मतलब पठन पाठन वाली चीज है, ठीक है। खेल विधि में शिक्षण सामग्री का समावेश बच्चों में नंबर 1 उपहार, पॉइंट बना के लिखिएगा, उसके बाद नीचे खत्म करेंगे इसको। नंबर 1 उपहार क्या होता है? गिफ्ट, लेन देन लोग देते हैं। बच्चों में सिखाना चाहिए कि लेन देन की भावना क्या है, तो उपहार एक हो गया। नंबर 2 क्या होता है? आपकी पृष्ठभूमि से शब्द लिखिएगा, मातृभूमि सुना होगा। मातृभूमि क्या होता है? जहाँ पे हम पैदा होते हैं। तो मातृ खेल का अर्थ है कि जिस जगह हम हुए उस जगह से संबंधित जो खेल है। अब जाहिर सी बात है, जो खेल हम लोग खेले होंगे यही खेल अमेरिकन खेला होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या अरब के अंदर ऐसा ही खेल खेलेगा लोग? वजह क्या होता है? हम खेल कैसा खेलते हैं, अब सोच के देखिए। इसके पीछे का ओरिजिन कुछ और है। हम उधर जाएंगे तो डाइवर्ट हो जाएंगे, डाइवर्ट नहीं होना, हमको टॉपिक पे रहे। जैसे आप अरब के अंदर जाएंगे तो वहाँ बालू है, बालू धूप में क्या होगा? गर्म हो जाएगा, चलेंगे तो छाला पड़ जाएगा। चलने दीजिए बच्चे को, पूरा पाँव कट जाएगा एक ही दिन में, तो नहीं चलेगा। यहाँ तो मट्टी है, यहाँ काहे नहीं चलेगा? यहाँ चलने देंगे बच्चों को, तो यहाँ का बच्चा मट्टी पे दौड़ेगा। अब वहाँ क्या है? दौड़ो बालू पर, दौड़ेगा वो? कैसे दौड़ेंगे? दौड़ने देंगे आप? नहीं दौड़ने देंगे। इसी तरीके से अमेरिका में चले जाएंगे तो वहाँ तो इस तरह से खुला खुला स्पेस है नहीं, वो सब में सोसाइटी है वो अलग है, लेकिन जहाँ चाहे वहाँ निकल गए, पॉसिबल नहीं है। तो हर जगह की जो लोकल इश्यूज है ना, उसका असर उन बच्चों पर, उनके गार्जियंस पर, सब पे पड़ेगा, हम पे, आप पे, सब पे पड़ेगा। तो डेफिनेटली प्लस नेचुरल क्लाइमेट, जैसे अभी यहाँ दिन है, अमेरिका में रात होगी, अभी हम खेल सकते हैं। क्या अमेरिका का बच्चा अभी खेलेगा? अभी सोएगा कि खेलेगा? अभी। और रात में हम यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? यहाँ जगेंगे या सोएंगे। तो फर्क होगा टाइमिंग से, सिचुएशन से, नेचुरलिज्म से, सबका इम्पैक्ट हर चीज़ पे पड़ेगा। तो बच्चे खेल पर ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। और अगर खेल की विधि से शिक्षा दे रहे हैं तो खेल पे पड़ा है, तो खेल की विधि से शिक्षा दी गई है तो उस पर भी पड़ेगा असर। अगर अच्छे से बच्चा, मान के चलिए ग्लोब के जरिए से खेल बनाते हैं और उसको आप ये बताते हैं कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, वो खेल खेल में जान जाएगा इस चीज़ को।
तो मेन है कि खेल खेलेगा वो, लेकिन शिक्षाप्रद होना चाहिए और आपस के अंदर लड़ने झगड़ने की भावना नहीं हो। इसलिए गोली, बम बारूद, पटाखा, इन तरह के खिलौनों को नहीं देंगे उसको। लेकिन हाँ, ट्रेन दे दीजिए, डायनासोर ला के दे दीजिए, गुड्डा गुड्डी ला के दे दीजिए, बहुत कुछ, जितना पैसा उतना चीज़ ला के दीजिए। मार्केट भरी हुई है, पूरे महीने की सैलरी चली जाएगी, खिलौने में लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। उसके लिए दिक्कत थोड़ी ना है, जितना कर सकते हैं ले, करोड़ों का खिलौना आ जाएगा लेना है तो, नहीं तो हज़ारों में नहीं लीजिए खिलौना। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बच्चे को नेचुरली बनाना है और साथ में ऐसा खिलौना देना जिससे बच्चा क्या हो, खेल भी ले, मन भी लग जाए, कुछ सीख भी ले। उसी चीज़ पर फोकस एफएस स्टेज करता है एनसीएफ का। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, मात्र यहाँ लिखे हैं, मातृभूमि जैसे बोलते हैं इसलिए मात्र लिखे, मात्र खेल लिखेगा, भूमि नहीं लिखेगा। हम समझाने के लिए बने, मात्र खेल मतलब वो खेल जो उसके जहाँ पे जो जन्मभूमि है ना उससे जुड़ा हुआ खेल है। हम इंडिया ही की बात कर लें तो अलग अलग जगह पे अलग खेल होगा, कर्नाटका में अलग होगा, बिहार में अलग होगा, हर जगह अलग खेल होगा, तमिलनाडु में अलग होगा, जैसी प्रकृति होगी वैसा खेल होगा। कोई पहाड़ी में इलाके में रहेगा, वो जंपिंग गया तो पहाड़ी से नीचे कूद जाएगा झाड़ी में, उठ आएगा ही नहीं लौट करके। और यहाँ कोई खेला तो मट्टी का ढेला, कूदो धराम, कूदेगा उठेगा। तो यहाँ कूदना अच्छा है, पहाड़ी से कूदना कैसा है, अच्छा है कि और अच्छा है, ज़्यादा कूदा हो तो ऐसा कूदा है कि आएगा ही नहीं फिर दोबारा, खत्म। तो वो नहीं कर सकते हैं। तो मात्र खेल होगा यानी वैसा खेल जो बच्चों के जन्मभूमि से, मातृभूमि से जुड़ा हुआ खेल है, जिसको देखते हुए आया है लोगों से, वो खेलेगा ही। और इसी में जोड़ेंगे, मात्र खेल में जोड़ेंगे मात्र खेल और बच्चों के गीत। मात्र खेल और बच्चों के गीत, बच्चों के गीत जिसको लिखा है हिंदी में लिखा है। आज हम लोग अपडेट है ना, तो हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसका, राइम्स। किसी भी नर्सरी में, प्ले स्कूल में बच्चा क्या पढ़ता है, राइम्स। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बच्चा पढ़ता है। आप उसे क्या पढ़ो, ABCDEFG क्या है, नहीं आके आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, पढ़ लेगा आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे। अगर आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे पढ़ लिया, या बंदर मामा पहन पजामा पढ़ लिया, तो एक मतलब पढ़ने लायक तो हुआ। वो आगे पढ़ा देंगे जो और कुछ पढ़ाना है, धीरे धीरे। A फॉर एप्पल पढ़ेगा ना, फिर धीरे धीरे पढ़ेगा, आगे देखेगा क्या करना है। तो उसको रिदम में लाना है, पहला चीज़ है। रिदम में लाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी, वो इसका हिस्सा है। दूसरा क्या हो गया, मात्र खेल हो गया और बच्चों के गीत हो गए, जिसको आप अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिख लिए राइम्स। आजकल जो चलता है राइम्स, हम लोग बोलचाल की भाषा में, तो क्या है बच्चों का गीत क्या है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, व्यापारिक और यांत्रिक कार्यों के खेल सामग्री। व्यापारिक और यांत्रिक कार्यों की खेल सामग्री। व्यापारिक और यांत्रिक कार्यों की खेल सामग्री। अब दो वर्ड है इसमें, एक व्यापारिक। व्यापारिक क्या होगा, व्यापार यानी बिजनेस, यानी इकोनॉमी, यानी रुपया पैसा, यानी एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी लेन देन की प्रक्रिया। ये हम लोग जानते हैं, बच्चा इतना समझदार तो नहीं है,